उत्तराखंड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, स्वच्छ नदियों और शांत हवाओं की धरती, जहाँ के पेड़ शांति की कहानियां सुनाते हैं और हवाएं उम्मीद की दुआएं लेकर चलती हैं। लेकिन उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी भी है जो सुनने वाले हर व्यक्ति को झकझोर देती है। एक लड़की अंकिता भंडारी की कहानी, जो अगस्त 2022 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में घर से निकली और एक रिजॉर्ट में काम करने लगी। जब उसे नौकरी मिली तो उसके परिवार की आंखों में उम्मीद की किरणें जाग गई और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन पर अंधेरा छा जाएगा, ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल जाएगा। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाती है और उसका कोई पता नहीं चलता। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सब के बहुत करीब है, जिसने उत्तराखंड की हर लड़की के दिल में अंधेरे का डर भर दिया। एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई जानता है लेकिन पूरी तरह से नहीं जानता। 11 नवंबर 2003 को अंकिता का जन्म उत्तराखंड के श्रीकोट में हुआ। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कारों के साथ पाला। बचपन से ही सिखाया कि कभी चोरी, झूठ या किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इन विचारों के साथ अंकिता ईमानदार और दयालु लड़की बनी और पढ़ाई में मेहनत करने लगी ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए एक निजी कॉलेज में दाखिला लिया और सोचा कि कोर्स पूरा होने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अचानक परिवार पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उसके पिता, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, उनकी नौकरी चली गई। उनकी आय बंद होते ही घर का किराया, रोजमर्रा का खर्च और अंकिता व उसके छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। परिवार की हालत देखकर अंकिता ने पढ़ाई छोड़ने और नौकरी करने का फैसला किया। उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया और एक दिन अखबार में वनंता रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का विज्ञापन देखा, जिसमें महिला कर्मचारी की आवश्यकता बताई गई थी। अंकिता ने आवेदन किया और कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। भले ही उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरी तरह नहीं किया था, लेकिन उसने अच्छी तैयारी की और इंटरव्यू देने गई। वहाँ बहुत से उम्मीदवार को देखकर उसे डर लगा कि शायद चयन ना हो, लेकिन डर के बावजूद उसका चयन हो गया और उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। चूंकि रिजॉर्ट उसके घर से करीब 100 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसे वहां रहने के लिए एक मुफ्त कमरा भी दिया गया। परिवार खुश और गर्व से भर गया और नए सपनों के साथ उन्होंने अंकिता को ऋषिकेश भेजा ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके और बेहतर भविष्य बना सके। अंकिता के रिजॉर्ट में काम करने के अगले 1 महीने तक वह रोज रात को खाने के समय अपने माता पिता को फोन कर उनसे बात करती थी। लेकिन एक दिन उसके पिता को उसका कोई फोन नहीं आया। उन्होंने खुद अंकिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर लंबे समय तक स्विच ऑफ आया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने रिजॉर्ट के मैनेजर को कॉल किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। अब अंकिता की माँ और भाई और परेशान हो गए। पिता ने फिर अंकिता के दोस्त पुष्प को कॉल कर सारी बात बताई। पुष्प ने भी अंकिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। अंकिता के जवाब ना देने पर उसकी माँ और डर गई और अपने पति से कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन आधी रात होने की वजह से उस समय ऋषिकेश जाने के लिए कोई बस उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वे सुबह का इंतजार करते रहे और पहली बस पकड़कर उस रिजॉर्ट पहुंचे जहाँ अंकिता काम करती थी। जब उन्होंने उसका कमरा चेक किया तो वह वहां नहीं थी, जिससे वे हैरान रह गए। जब उन्होंने उसके सहकर्मियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अंकिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैनेजर सौरभ उसे अस्पताल ले गया था और वे दोनों अब तक वापस नहीं आए। इसी बीच अंकिता के दोस्त पुष्प को रिजॉर्ट के मैनेजर का फोन आया। मैनेजर ने पूछा कि वह कौन है और उसने इतनी कॉल क्यों की। पुष्प ने बताया कि वह अंकिता का दोस्त है और उसका फोन कल से बंद है, इसलिए वह मैनेजर को कॉल करके उसके बारे में पूछ रहा था। उसने पूछा कि क्या अंकिता रिजॉर्ट में है। इस पर मैनेजर ने जवाब दिया कि अंकिता लापता हो गई है और वे उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर पुष्प हैरान रह गया और पूछा, क्या मतलब, वह कैसे गायब हो गई। तब मैनेजर ने कहा कि काम करते समय अंकिता बेहोश हो गई थी और जब वे उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो वह होश में आकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसने कहा कि जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो वह उन्हें धक्का देकर गाड़ी से भाग गई। पुष्प को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसने पूछा तो उसका मोबाइल फोन क्यों बंद है। मैनेजर ने बताया कि कल से उसके फोन में बैटरी नहीं थी, वह फोन अभी उसके पास है। उसने कहा कि वह अभी भी अंकिता को ढूंढ रहा है और बाद में फोन करेगा। साथ ही पुष्प से कहा कि वह उसके माता पिता को भी यह बात बता दे। फिर उसने कॉल काट दी। तुरंत ही पुष्प ने रिजॉर्ट में इंतजार कर रहे अंकिता के माता पिता को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय बाद जब मैनेजर रिजॉर्ट पहुंचा तो अंकिता के माता पिता ने सीधे उससे पूछा कि अंकिता कहाँ है। उसने वही कहानी दोहराई जो उसने पुष्प को बताई थी और उन्हें दिलासा देने की कोशिश की कि चिंता मत करो, अंकिता जल्द मिल जाएगी। लेकिन उसके माता पिता को उस पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें मन ही मन में लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया है। बिना समय गंवाए वे सीधे थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस का पहला जवाब था, शायद आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, वह जल्द आपको फोन करेगी, बस 2 दिन का इंतजार कीजिए। और लापरवाही जताते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद भी उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। वे एक थाने से दूसरे थाने जाते रहे और रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली और कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इससे अंकिता के पिता गुस्से में आ गए और अंकिता के दोस्तों और पुष्प के साथ मिलकर उत्तराखंड डीजीपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन ने मीडिया का ध्यान खींचा और खबर तेजी से फैल गई। आखिरकार 22 सितंबर को पुलिस ने अंकिता के लापता होने की जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन 23 सितंबर को रिजॉर्ट का एक हिस्सा बुलडोजर से तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि वह कमरा भी जिसमें अंकिता रहती थी और कुछ अन्य कमरे आग के हवाले कर दिए गए। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दीपक नाम के बुलडोजर चालक को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। जांच के दौरान दीपक ने बताया कि यह काम विधायक रेणु बिष्ट के निजी सहायक के आदेश पर किया गया था। बाद में पता चला कि जिस विधायक का नाम लिया गया है वह बीजेपी पार्टी से थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की कि विधायक को पद से हटा दिया जाए। मामला तेजी से बड़ा हो गया और मीडिया में खूब चर्चा होने लगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महसूस किया कि यह मामला 2 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं बनना चाहिए। इसलिए अंकिता के केस की निष्पक्षता से जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर बुलडोजर चालक दीपक की बात सही साबित होती है और विधायक रेणु दोषी पाई जाती है तो उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच फिर से शुरू की और सबसे पहले वनंत रिजॉर्ट को सील कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। तब तक यह मामला बहुत गंभीर हो चुका था। 24 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि चिल्ला नदी में एक शव मिला है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला जो पानी में सूजा हुआ था और पहचानना मुश्किल था। फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि वह शव अंकिता भंडारी का ही था। उसकी मौत का कारण डूबने से हुई दम घुटने की वजह से था, लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसकी मौत से पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। अंकिता के लापता होने की खबर पहले से ही मीडिया और राजनीतिक दलों में सुर्खियां बटोर चुकी थी, लेकिन अब उसके साथ बलात्कार और हत्या की खबर सुनकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी। पुलिस ने इसके बाद रिजॉर्ट के सभी कर्मचारियों से अंकिता के बारे में पूछताछ शुरू की। तभी एक कर्मचारी अभिनव ने बताया कि 18 सितंबर 2022 की शाम करीब 7 बजे उसने लगभग 25 साल के एक युवक को अंकिता के साथ जबरदस्ती करते देखा और उसकी रोने की आवाज सुनी। अभिनव ने बताया कि उस समय वह एक डिनर ट्रॉली लेकर मेहमान के कमरे में जा रहा था। तभी आधे खुले दरवाजे से उसने अंदर का नजारा देखा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका क्योंकि वह युवक और कोई नहीं बल्कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था और जिसके पिता के एमएलए और एमपी से काफी कनेक्शन थे। इसलिए अभिनव उस समय डर गया। यह बात सुनकर पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता और मैनेजर सौरभ से पूछताछ की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान तीनों ने पुलिस को सच बताया और अपने गुनाह कबूल किए और कहानी कुछ इस प्रकार खुली। जब मैनेजर ने अंकिता का नौकरी के लिए दिया गया आवेदन पत्र और उसकी फोटो देखी तो वह उसे बहुत खूबसूरत लगी और उसने तुरंत उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया।
इंटरव्यू के दौरान मालिक पुलकित आर्य ने कर्मचारियों से कहा कि उसे तुरंत नौकरी दे दी जाए। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैनेजर ने शुरू में अंकिता से अच्छे से बातचीत की और कहा, तुम गरीब परिवार से आती हो, इसलिए मेहनत करो और अपने परिवार का सहारा बनो। लेकिन एक हफ्ते बाद उसका लहजा बदल गया। उसने कहा, कब तक यूं ही संघर्ष करती रहोगी? आगे बढ़ने का एक आसान तरीका है। यह सुनकर अंकिता ने पूछा, कैसा तरीका? उसने कहा, इस रिजॉर्ट में कई वीआईपी मेहमान आते हैं। अगर तुम उनके लिए कॉल गर्ल सर्विस का काम करोगी तो एक रात में ही महीने भर की सैलरी कमा सकती हो। यह सुनकर अंकिता हैरान रह गई और बोली, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह बात मत करो। लेकिन मैनेजर नहीं रुका और बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि तुम बिना मेहनत किए बहुत से पैसे कमा सकती हो, जो चाहे खरीद सकती हो, और कई लड़कियां यह काम करती हैं। अंकिता ने शक्ति से कहा, अगर दोबारा ऐसी बात की तो मैं अपने माता पिता को बता दूंगी। यह सुनकर मैनेजर ने रिजॉर्ट के मालिक को बता दिया कि अंकिता राजी नहीं होगी। यह सुनकर पुलकित तुरंत रिजॉर्ट आ गया और दोनों मैनेजर के साथ सीधे अंकिता के कमरे में पहुंचा। धमकी भरी लहजे से पुलकित ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि वह बहुत पैसे कमा सकती है। इस पर अंकिता ने शांति से जवाब दिया, मेहनत और ईमानदारी से कमाया थोड़ा सा पैसा भी मेरे लिए काफी है। यह सुनकर पुलकित गुस्से में आ गया और बोला, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और यह काम शुरू करना होगा, वरना मैं तुम्हें मारकर यहीं गाड़ दूंगा। यह सुनकर अंकिता डर गई और रोने लगी। उसने कहा कि वह यह काम नहीं करेगी और अपने घर वापस जाना चाहती है। इसके बाद अंकिता ने मेज से अपना फोन उठाने की कोशिश की। यह देखकर पुलकित उससे उसका फोन छीनने लगा। अंकिता डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन पुलकित ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह आवाज ना निकाल सके। फिर उसने मैनेजर को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। दरवाजा बंद होने के बाद उसने अंकिता को बार बार थप्पड़ मारे। अंकिता ने धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो वह पुलिस को सब बता देगी। यह सुनकर पुलकित और भड़क गया और गुस्से में कहा कि क्या सच में उसमें पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत है। फिर उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस पिटाई से अंकिता बेहोश हो गई। इसे देखकर पुलकित ने मैनेजर को बाहर जाने को कहा और कहा कि वह उसे बाद में बुलाएगा। इसके बाद पुलकित ने अंकिता का बलात्कार किया और फिर दोनों मैनेजरों ने भी उसके साथ यही सुलूक किया। सब कुछ होने के बाद उन्हें लगा कि वह पुलिस के पास जा सकती है, इसलिए उन्होंने उसे मारकर कहीं दफनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि उसका कोई मजबूत सहारा या लड़ने वाला नहीं है और अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से में बच जाएंगे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि अंकिता बेहोश हो गई है और उसे कार में डालकर अस्पताल ले जाने का बहाना किया, लेकिन अस्पताल के बजाय वे चिल्ला नदी के पास एक सुनसान जगह पर गई। तभी अंकिता धीरे धीरे होश में आई, जिसे देखकर तीनों चौंक गई। कमजोर आवाज में अंकिता ने उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसे नदी में धक्का दे दिया। तैरना ना जानने के कारण अंकिता पानी में डूबने लगी और सांस ना ले पाने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में तीनों ने अदालत में यह जुर्म कबूल किया और उनके खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। आखिरकार 30 मई 2025 को कई सुनवाइयों के बाद कोटद्वार जिला सत्र न्यायालय ने पुलकित आर्य, सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता हत्याकांड में दोषी करार दिया। जैसे ये फैसला सुनाया गया, अंकिता की अदालत में ही रोने लगी और न्यायाधीश से दोषियों को फांसी की सजा देने की गुहार करने लगी। इससे पहले वह ज्यादा नहीं बोली थी, लेकिन फैसला सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। हालांकि अदालत ने तीनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही वकील के अनुरोध पर अदालत ने अंकिता के परिवार को 40 लाख रुपयों की आर्थिक मदद देने का आदेश दिया। इस मामले में एक नाम जरूर धन्यवाद की योग्य है, रीना नेगी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने पूरे केस को मजबूती से संभाला, आरोपियों को जमानत नहीं मिलने दी और मुकदमे की पूरी प्रक्रिया पर सख्ती से नजर रखी। इसके बाद पुलकित आर्य के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगी। वहीं अंकिता के माता पिता ने भी कहा कि वे भी हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वे दोषियों के लिए फांसी की सजा चाहते हैं और पूरी न्याय की लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। सच तो यह है कि यह मामला इसलिए सामने आया क्योंकि यह उत्तराखंड में हुआ, जहां लोग बेबाकी से बोलते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। अभी भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है और लोग यह जानना चाहते हैं कि उस रिजॉर्ट में किन नेताओं या अमीर लोगों का आना जाना था।
अंकिता का मामला एक बड़ा उदाहरण है कि जब हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, हमें सच्चे दिल से उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस मामले के सभी दोषियों को फांसी की सजा देगा और जिसने भी गलत किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।